Hello, Matujima, and watching Morning Pulse on Onbill TV. Senior clinical and child psychologist Dr. Bhavna Barmi has expressed concern over the rising number of such crimes, saying that Pune murder case reflects a deeper breakdown in family communication. She said the victim was reportedly in another relationship but did not feel comfortable discussing it with her parents, highlighting the need for open conversations, active listening and stronger emotional support within families. बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि ऐसे केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं. इट इज़ वेरी वेरी अपसेटिंग, सैडनिंग, बिकॉज ये सिर्फ एक पर्सनल इशू नहीं है बट एक बहुत लार्ज इशू बन गया है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि सोसाइटल डायनामिक्स और फैमिली डायनामिक्स इतने डिसरेगुलेट हो गए हैं कि आज की डेट में हम लोग अपनी ही फीलिंग्स एज एन इंडिविजुअल अपनी सोसाइटी में और मोर सो अपने परिवार में भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते. अगर देखिए हम ये पूना के केस की ही बात करें, ये जो लड़की है इसको पूरी तरह से पता था दैट शी इज एंगेज्ड विद अनदर रिलेशनशिप, बट उसने अपने पेरेंट्स से खुल के बात नहीं की. और नहीं की इज वेयर वी नीड टू थिंक कि आज की डेट में हम अपनी फैमिली से बात क्यों नहीं करते, या फैमिलीज हमारे साथ इतनी ओपन क्यों नहीं है, हमें एक्टिव लिसनिंग क्यों नहीं देती एज चिल्ड्रन कि हम उनसे अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स बता सकें. सो हमारा जो फैमिली सिस्टम है वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस की तरफ जा रहा है. दूसरी चीज उसकी पर्सनालिटी, और ऐसी बहुत सारी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स देखने में आ रहे हैं जिसमें हिपोक्रेसी आती है. उसने शायद ये सोचा कि मैं अपने पेरेंट्स को कैसे बताऊं दैट मैं किसी के साथ एक रिश्ते में हूं, क्योंकि मुझे पता है कि वो रिश्ता सोशियो एजुकेशन एंड फाइनेंशियली हमारी जो फैमिली डायनामिक्स है उससे नहीं मेल खाता. तो उसने इसको नहीं बताया, बट उन्होंने एक ऐसी शातिर प्लानिंग करी कि ठीक है, मैं अपने माँ बाप के कहने से एक और रिश्ते में जाती हूँ. और फिर हम देखते हैं उसके दिमाग में दोगली चीज आ रही थी, स्प्लिट पर्सनालिटी की तरह, कि मैं ये देखती हूँ कि अगर मेरे को वो रिश्ता पसंद आ गया तो मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड को छोड़ दूंगी, अगर मुझे वो रिश्ता नहीं पसंद आया तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मैं ये रिश्ता खत्म कर दूंगी. क्योंकि ऐसी पर्सनालिटीज में रिमोर्स और गिल्ट बिल्कुल नहीं होता. तो अगर उसने ये भी पहले सोचा कि या तो मैं अपना बॉयफ्रेंड के साथ रिश्ता खत्म कर दूंगी, उसमें भी उसके अंदर कोई गिल्ट नहीं था, कोई रिमोर्स नहीं था, ऐसी पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई हैं. और अगर उसने सोचा मेरे को ये जो मेरा नया रिश्ता है फियांसे के साथ वो नहीं सूट करेगा, तो उसमें भी मैं बिना गिल्ट के उस रिश्ते को खत्म कर दूंगी. अब बहुत प्रॉब्लम की बात आ गई कि इस रिश्ते को हम खत्म कैसे करें. तो उन्होंने एक शातिर प्लानिंग बनाई. तो ये देखिए हमारा दिमाग कितना शातिर हो गया है. ये हमारी एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसको हम कहते हैं या तो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, या किसी तरह की मेंटल हेल्थ चैलेंज, या एक स्प्लिट पर्सनालिटी, जिसमें हम इतनी हद तक जा सकते हैं कि ये जानते हुए कि लीगली हम परेशानी में आ सकते हैं, फिर भी हम एक एक्सीडेंटल मर्डर को स्ट्रैटेजाइज करके सिर्फ सोचते ही नहीं है, इसको इम्प्लीमेंट भी कर देते हैं. तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हमारी ऐसी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रही है, ऐसी सोसाइटी डिसफंक्शनल हो रही है, और फैमिली सिस्टम तो बिल्कुल ही ब्रेकडाउन में है. मैम, इस तरह के केसेस ना हो दोबारा परिवार में, पेरेंट्स को उनका क्या रोल होना चाहिए जो कि ये चीजों को अवॉइड किया जा सके? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि हमको एक फैमिली डायनामिक्स ऐसी ओपन माइंडेड रखनी चाहिए जिसके अंदर एक एक्सप्रेशन करने के लिए हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स एक दूसरे के साथ शेयर करी जाए. बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इसमें पेरेंट्स का सबसे बड़ा हाथ होता है कि वो एक नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट, एक सेफ एनवायरनमेंट, एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट अपने बच्चों को दे कि हाँ, हम तुम्हारी हामी शायद नहीं बढ़ेंगे, वी मे नॉट अग्री टू अग्री विद यू, बट यस, हम आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं हमारे घर में जिसमें आप अपनी थॉट्स, फीलिंग्स को एक्सप्रेस जरूर कर सकते हो. दूसरी चीज, मिलजुल के गाइडेंस देना. जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, स्पेशली 18 ईयर्स के ऊपर हो जाते हैं, तो उनकी भी अपनी इमोशनल डेवलपमेंट होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है. तो जब आप उनको सुनेंगे और आप अपने एक्सपीरियंशियल डेवलपमेंट से उनके साथ मिलकर बात करेंगे, तो बच्चों को एक नया
डायरेक्शन मिलता है अपनी सोच को फ्लेक्सिबल करने के लिए। जब आप एज पेरेंट्स ऑब्स्टिनेट हो जाते हैं तो बच्चे भी अपनी जिद पकड़ लेते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस, जिसको हम कहते हैं ब्लैक और वाइट नहीं होना पर ग्रे एरियाज में रहना, बहुत जरूरी है। Reacting to the alleged embezzlement of donations at the Ram Mandir, Union Minister Giriraj Singh said that the incident has hurt the sentiments of the Hindu community. He alleged that fake devotees are trying to portray themselves as Sanatanis and urged people to remain vigilant. Singh said the government is committed to taking strict action and assured that no guilty persons will be spared. He also criticized the Congress and Akhilesh Yadav, accusing them of not accepting Lord Ram's existence in the past. आजकल कुछ नकली राम भक्त अपने को सनातनी कह रहे हैं। जो लोग कल तक ये कह रहे थे कि गुंबज पर तो चढ़ गए, उतर नहीं पाएंगे, गोलियों से भूंज दिया गया, चाहे मियां मुलायम क्यों न कहे, आज वो सबसे बड़े सनातनी बन रहे हैं। जो घटना घटी है चोरी का, वो हिंदू समाज आहत है, इसमें कहीं दो मत नहीं। और वहां की सरकार तत्पर है और दूध का दूध, पानी का पानी करके रखेंगे। और कोई संलिग्ध व्यक्ति जो उसमें दोषी पाया जाएगा, मुख्यमंत्री ने कहा है, उसे बख्शा भी नहीं जाएगा। लेकिन नकली सनातनी 27 के वोटों पर उनका ध्यान है, इसीलिए अरे पकड़ने का काम भी योगी जी की सरकार ने ही कर रही है और करेगी, और किसी को बख्शा भी नहीं जाएगा। लेकिन ये नकली लोगों से सावधान होने की जरूरत है देश के सनातनियों को। अच्छा, अब एक पर एक दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी सही ढंग से नहीं हुई। अब एक पर एक सब लोग आरोप लगा रहे हैं लगातार। देखिए, ये लोग वही लोग हैं, कांग्रेस हो या अखिलेश यादव हो, जिन्होंने राम के अस्तित्व को ही नहीं स्वीकारा। आज दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं राम के अस्तित्व को नहीं स्वीकारा, कोर्ट में इन्होंने दिया, राम सेतु झूठा है, राम काल्पनिक है। आज वो बन रहे हैं राम भक्त। राम भक्त मंदिर भी बन गया, भव्य मंदिर बना, भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई, पूरे विधान के साथ हुई, और पूरे देश के दुनिया में रहने वाले सनातनियों की आस्था है और आस्था रहेगी। ये घटनाएं आपके सामने में, पूरे देश के सामने में है, और ये लोगों को पता भी चल रहा है कि सरकार कितना तत्पर है, दोषी को सजा मिलेगी। Congress MP Jairam Ramesh on Friday said that India blocked letters to the Chief Justice raises specific concerns over the Special Intensive Revision (SIR) process and alleges partisan functioning of the Election Commission of India. Ramesh claimed that later highlights what the opposition describes as theft and votes and seats, and asserted that public faith in India's electoral system has been significantly eroded. शुरुआत करूं आप लोगों के एक चिट्ठी से जो पहले चुनाव आयोग के बाद अब मुख्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है सीजेआई को आप लोगों ने लिखी है, और उसमें तमाम बातें आप कह रहे हैं। क्या क्या बात आप उठाना चाहते हैं? देखिए, 24 राजनीतिक दल, 24 पार्टियां, जिसमें डीएमके और आम आदमी पार्टी भी शामिल है, और एक निर्दलीय सांसद कपिल सिब्बल जी ने ऑनरेबल चीफ जस्टिस को एक खत लिखा है, 8 पन्ने का खत है। खास तौर से एसआईआर को लेकर, प्रक्रिया को लेकर, जो एक पक्ष होकर जो काम कर रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसको लेकर, और संक्षिप्त में कहूं वोट चोरी और सीट चोरी दोनों जो हो रही है आज, और जो हमारे चुनाव प्रणाली पर जो विश्वास एक जमाने में हुआ करता था वो बहुत कमजोर हो चुका है, और लोग ये मानने लगे हैं कि हमारे ये चुनाव में ये सब नतीजे पहले ही फिक्स हो जाते हैं।
तो उसको लेकर हमने सीजेआई को हमारी जो चिंताएं हैं, हमारी जो आशंकाएं हैं, उसको विस्तार से हमने लिखा है और हमने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी भूमिका निभाए और जो जनता का विश्वास होना चाहिए चुनाव प्रणाली में, उसको एक बार वापस लौटाए। इस बात में कोई संदेह नहीं हो सकता कि हमारे संविधान पर आक्रमण हो रहा है, चुनाव प्रणाली पर आक्रमण हो रहा है और जिस निष्पक्ष तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को काम करना चाहिए था वो नहीं हम देख रहे हैं पिछले 4-5 सालों में, और खास तौर से पिछले 2 सालों में जब से SIR प्रक्रिया शुरू हुई है। लाखों लोग चुनावी सूची से निकाले जा रहे हैं, लाखों लोगों का वोट छीना जा रहा है। पश्चिम बंगाल में 27 लाख लोग इलेक्टोरल रोल से निकाले गए। तो देखिए ये तो बिल्कुल पहले से ही चुनाव का नतीजा आप तय करेंगे तो चुनाव का मतलब क्या है? निष्पक्ष होना चाहिए, पारदर्शी तरीके से कराना चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए और लोगों को यह महसूस होना चाहिए कि हाँ ये निष्पक्ष है, ये पारदर्शी है। आज बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं लोग, हम उठा नहीं रहे, हम भी उठा रहे हैं पर लोग उठा रहे हैं। तो इसी को लेकर हमने सीजेआई को खत लिखा है। देखिए अभी सीजेआई क्या करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का अहम भूमिका है, संवैधानिक संस्था है, सर्वोच्च संस्था है और जो निष्पक्ष तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को काम करना चाहिए, जरूर सुप्रीम कोर्ट उस पर कुछ कह सकती है, आदेश भी दे सकते हैं। हमारी उम्मीद है कि वो कुछ न कुछ अपनी आवाज, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे और वो भी चाहते हैं कि चुनाव निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो और जवाबदेही हो। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम कर रहा है, पूरा सभी पार्टियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। सुनते हैं पर सुनवाई नहीं होती है। और जिस तरीके से चुनाव आयोग काम कर रहा है, CEC काम कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो सब सारे आदेश गृह मंत्री से ले रहे हैं। ज्ञानेश जी का तो कल स्टेटमेंट भी आया, उन्होंने इस बात के लिए कहा कि पूरी तरीके से लोकतंत्र के अंदर संविधान की जड़ों में रहकर प्रक्रिया को फॉलो कर हर समय पे हम काम कर रहे हैं। दोगलापन की बीमारी उनको भी हो गई है, वो कुछ भी कहें, असली बात क्या है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में, बिहार में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में उन्होंने काम करके दिखाया है, क्या दर्शाता है कि इलेक्शन कमीशन आदेश लेता है गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से, विपक्ष की सुनवाई नहीं होती है। जो हम जाते हैं, बोलते हैं वोट चोरी को लेकर, अभी मध्य प्रदेश के राज्यसभा में न केवल वोट चोरी पर सीट चोरी हुआ है, हालांकि वहां अयोध्या में चंदा चोरी भी हो रही है। तो ये ट्रिपल इंजन सरकार है, वोट चोरी, सीट चोरी और चंदा चोरी। तो देखिए अभी हमने लिखा है और 24 पार्टियां, 24 राजनीतिक दल हैं और एक निर्दलीय सांसद है। तो हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपनी भूमिका को पहचानेगी कि बहुत अहम भूमिका है, बहुत महत्वपूर्ण। Chief Medical Officer Dr. Vinod Sharma said dog bites account for the majority of animal bite cases reported in the district, though incidents involving monkeys and other wild animals also occur. He said around 1,510 animal bite cases were recorded in Doda last year, while necessary 700 cases have already been reported this year. Dr. Sharma added that experts advise people to avoid provoking dogs as they typically bite only when they feel threatened. एनिमल बाइट्स में ज़्यादातर जो बाइट्स हैं वो डॉग बाइट्स हैं। बाकी कोई भी बाइट हो सकता है, चाहे वो मंकी बाइट है, जब कोई जंगल में कोई जानवर जो है वो बाइट कर सकता है। लेकिन ज़्यादा देखा गया जो स्ट्रे डॉग्स के बाइट्स केसेस वो ज़्यादा मुझे डोडा में, ऐसे मुझे भी पता चला कि पिछली बार पूरे साल में 1510 केसेस आए थे और अभी भी आई थिंक 700+ केसेस जो है अभी तक आ चुके हैं। तो देखने को लगता है, एक साल मेरे को यहाँ पर हो गया ज्वाइन किए हुए, कि स्ट्रे डॉग्स काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर और काफ़ी ज़्यादा बाइट्स हो रहे हैं। प्रिकॉशन यही है कि जितने भी मैं वेटेरियन से बात करता हूँ, जितने भी एनिमल लवर से बात करता हूँ, सभी का कहना यही है कि कुत्ते तभी काटते हैं जब उनसे आप डरते हो या उनसे उनको कोई इरिटेट करते हो, ऐसे जानवर काटता नहीं। लेकिन पर्सनली मैंने देखा है कि ऐसे कई बार आप चल रहे होते हो तो आपको कोई डॉग बाइट कर सकता है, क्योंकि उसको लगता है कि मुझे मारने आया है, या वो आप उसके लिए अननोन होते हो। लगता यह है कि वो कुत्ता जो है आपके देश में आपको काट रहा है
लेकिन होता यह है कि आप किसी और मोहल्ले के होते हो और उसके मोहल्ले में चले जाते हो और उसको लगता है कि मुझे कहीं मारने आया, पता नहीं क्या करने आया, तो वो प्रवोक हो जाता है, डॉग बाइट करता है। तो डॉग बाइट के केसेस बहुत ज़्यादा है। मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी जहाँ पर जो हमारा डिपार्टमेंट है वेटनरी का, कि डॉग्स को प्रॉपर्ली स्टेरिलाइज किया जाए। इसमें हम जम्मू में देखा है कि वहाँ स्टेरिलाइजेशन चल रही है, उसी से इनकी जनसंख्या कम होगी। दूसरा, सभी डॉग्स जो हैं उनको वैक्सीनेशन किया जाए, ताकि अगर वो किसी को काट भी ले तो किसी ह्यूमन को रेबीज ना हो जाए। आपने देखा होगा जब किसी ह्यूमन को रेबीज होती है तो ये डिजीज जो है 100% फैटल है, इससे आप बच नहीं सकते। लेकिन उसके बाद भी हमारे मेडिकल कॉलेज में और हमारे जितने भी हमारे पीएचसी लेवल पर हमारे जो हेल्थ सेंटर्स हैं, वहाँ इसकी वैक्सीन जो है, रेबीज की वैक्सीन जो है, अगेंस्ट द वैक्सीन जो वो अवेलेबल हैं। और जब उनका आप ट्रीटमेंट करवाते हो तो ये बीमारी आपको नहीं होती। ये बीमारी उन्हीं को होते हैं जो 10 दिन तक अपना मतलब जो डॉग है, अगर वो पागल हो चुका है, काट चुका है, उसका ट्रीटमेंट नहीं होता, तो उसका ट्रीटमेंट जो है वो जल्दी से करवा लेना चाहिए। अगर आपको आज ही काटता है, कोशिश करो आज ही आप इंजेक्शन शुरू कर दो, और ताकि इसकी जो हम बचाव है वो वैक्सीन से 100% है। अगर ये बीमारी 100% आपको डेथ करती है, काज करती है, लेकिन इसका जो सेफ्टी है वो वैक्सीनेशन के बाद, ट्रीटमेंट के बाद 100% है। इसलिए कभी भी कोई चांस मत लीजिए। डॉग तो ठीक है, कोई भी एनिमल आपको बाइट करे तो उसमें पूरा आप जो ट्रीटमेंट जो है अपना करवाएं प्लीज़। जितने भी केसेस जो हैं वो डेथ के है ना, जहाँ पर मतलब इंडिया में रिपोर्ट होते हैं, जैसे बोलते हैं कि हर साल में 20,000 डेथ्स रेबीज से होती हैं डॉग, तो मुझे लग रहा है अब तो कम होती होंगी, क्योंकि अब तो काफ़ी मैंने देखा है कि डॉग्स को, स्ट्रे डॉग्स को भी वैक्सीनेट किया जाता है और हमारी वैक्सीन भी जो है फ्रीली अवेलेबल हैं। तो इसमें क्या होता है कि 10 दिन हमें देखना होता है। अगर 10 दिन कुत्ता जो है घर का भी है तो तब भी ट्रीटमेंट शुरू करवा दीजिए। अगर 10 दिन तक कुत्ते को कुछ नहीं होगा तो आपको कुछ नहीं होगा। अगर 10 दिन तक वो कुत्ते कुछ हो जाता है तो भी फिर आपको भी बीमारी हो सकती है। और ज़रूरी नहीं है कि ये स्ट्रे डॉग काटने से होती है, ये आपको घर में जो पेट डॉग है उसके काटने से भी हो सकती है। इसलिए उस कुत्ते को भी जिसको पूरा वैक्सीन किया गया हो, अच्छी तरह से ट्रीटमेंट किया गया हो, उसको भी आपको 10 दिन पूरा वॉच करना होगा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी किसी को कोई डॉग बाइट हो या किसी किस्म का किसी एनिमल से कोई बाइट हो तो उसमें डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करिए, और अगर डॉक्टर को लगता है कि इसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो ट्रीटमेंट करवाएं, और पूरा ट्रीटमेंट करवाएं, इसमें पूरे इंजेक्शन करवाएं। कुछ लोग क्या करते हैं, दुकान से कुछ इंजेक्शन ले लेते हैं, कम इंजेक्शन लेते हैं, उनकी भी हमने देखा है कि डेथ हो जाती है। इसलिए पूरा ट्रीटमेंट लीजिए, वैक्सीन जो है वो डॉक्टर एक्सपर्ट से लीजिए, केमिस्ट से सिर्फ जो है वो मेडिसिन मत लीजिए, ताकि जो है इससे कोई हमें डेथ नहीं हो। Responding to remarks by Dattatreya Hosabale, Sanjay Saraogi said Ram Mandir is a symbol of faith for millions and followers and Sanatan culture and Sanatan Dharma across India and the world. He added that the government led by Yogi Adityanath had constituted a special investigation team, registered a case, initiated interrogations, made arrests and recovered evidence in connection with the matter. सही बात है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर, देश और विश्व में रहने वाले सनातन संस्कृति और सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों करोड़ लोगों के लिए आस्था का प्रतीक है। और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एसआईटी का गठन किए, केस हुआ, पूछताछ हो रही है, जेल गए हैं, रिकवरी भी हुई है, और उन्होंने प्रण लिया है चाहे कितना भी बड़े से बड़े लोग हों, किसी हालत में भी छोड़ा नहीं जाएगा किसी भी, और छोड़ने का सवाल ही नहीं है, अंतिम परिणति तक इसको पहुंचाई जाएगी। तो निश्चित रूप से ये सभी लोग इसको देख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसको गंभीरता से देख रहे हैं। उद्धव ठाकरे लेकिन उन्होंने आरएसएस और भाजपा पर अयोध्या राम मंदिर के लिए दिए गए दान को हड़पने का आरोप लगाया। देखिए, बाला साहब ठाकरे जी जब थे तो वो हिंदुत्व की विचारधारा थी, अब तो वो इंडी गठबंधन और कांग्रेस की विचारधारा में। पहले तो उद्धव ठाकरे जी अपने इंडी गठबंधन के जो नेता हैं राहुल गांधी, जो भगवान श्री राम से घृणा करते हैं, कांग्रेस के लोगों ने अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया था। पहले राहुल गांधी को राम मंदिर में मत्था टेकने तो भेजें। आज तक चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम टेंट में हो, चाहे इतना बड़ा भव्य मंदिर बना हो, कभी भी राहुल गांधी जी भगवान श्री राम के पास मत्था टेकने नहीं गए। 2016 में एक बार गए थे, हनुमानगढ़ी से सीढ़ियों पर से जो है लौट गए थे। तो जिस गठबंधन के सर्वोच्च नेता भगवान श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न लगाते, आज तक अयोध्या नहीं गए,
उस गठबंधन के लोग से यही आशा की जा सकती है। लेकिन इन लोगों का सुपड़ा साफ हो गया, इन लोगों का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा और भगवान श्री राम की मंदिर की जो चढ़ावा की जो बात है, दान की जो बात है, उसके लिए आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी लगे हुए हैं, अंतिम परिणति तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये लोग जो भगवान श्री राम के विरोधी हैं, ये लोग इसकी चिंता मत करें। The Punjab Congress is experiencing significant internal strife, with senior leaders being ignored and the party fragmenting into various factions, led to figures such as Raja Waring and Charanjit Singh Chani. These factions are rebelling against central leadership decisions, with Chani's dissent directed towards Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge rather than Waring. Manish Tiwari has also distanced himself, reflecting the party's disarray. देखिए, पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी आपस में ही पूरी तरह टुकड़े टुकड़े में बट गई। राजा बडिंग का अलग ग्रुप है, चन्नी जी का अलग ग्रुप है, और भी वहाँ छोटे छोटे कई ग्रुप हैं, और पूरी तरह पंजाब में कांग्रेस ने जो केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय के खिलाफ बगावत की, चन्नी की बगावत कोई राजा बडिंग के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ है, कांग्रेस के खिलाफ है। उसी तरह मनीष तिवारी अलग रूठे हुए हैं, क्योंकि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी तो ऐसे गुरुओं के अपमान से किनारे हो गई है। वहाँ एक ही विकल्प है, भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी का कोई भविष्य वहाँ पे नहीं है, और कांग्रेस के नेता अलग अलग सुर में बात कर रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एसआईटी को अप्रूव कर दिया है मदरसा की इंक्वायरी को लेकर। इस पे नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम कह रही है कि बीजेपी जब से सरकार में आई है मदरसों की 5 बार जांचें हो चुकी है, लेकिन हम इसका स्वागत करते हैं। नहीं, मदरसे की जांच अच्छाई के लिए हो रही है। जो गड़बड़ी है, जिसकी शिकायतें मिली हैं, उसके लिए एसआईटी बनी है और पूरी तरह से जांच होगी। ज्ञानेश कुमार कह रहे कि इलेक्शन कमीशन का जो बॉडी है वो कॉन्स्टिट्यूशन से काम करता है, संविधान से काम करता है। ये उस पर जवाब है जब सीजीआई को लेटर लिखा गया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल पूरे भारतीय लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं। यहाँ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हैं। इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छे से आज तक चुनाव कराता रहा है। एसआईआर को लेकर भी कहीं कोई शिकायत नहीं है। शिकायत इन नेताओं की है। ये जब हार जाते हैं तो इनको इलेक्शन कमीशन और एसआईआर बहाना मिलता है, और जब जीत जाते हैं तो ये अपने पराक्रम पे जीत जाते हैं। इस तरह का माहौल बनाने लगते हैं। इनको हार भी स्वीकार करनी चाहिए, लेकिन विपक्षी दल ये मानने को तैयार नहीं है कि जनता ने उनको पूरी तरह नकार दिया है। आसाम हो, बंगाल हो, बिहार हो, जहाँ भी चुनाव हो रहा है, पूरी ताकत से जनता मोदी जी के साथ खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। जब देश को इतना बेहतरीन नेता नरेंद्र मोदी जी के तौर पे मिल गया, तो वो दूसरी पार्टी को चिमटे से भी छूने को तैयार नहीं है। और जब ये हार जा रहे हैं तो अपनी कमियां नहीं देखते। ये छुट्टी मनाने चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, जनता में जाते नहीं, मेहनत करते नहीं, हार जाते हैं तो पूरा बहाना हार का ठीकरा इलेक्शन कमीशन और एसआईआर पर थोप देते हैं। केसी वेणुगोपाल का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंश्योर करना इनजस्टिस ना हो और सही तरीके से इलेक्शन चुनाव पे प्रोटेक्ट रहे। सुप्रीम कोर्ट को केसी वेणुगोपाल के सलाह की जरूरत नहीं है। वो इंडिपेंडेंट तौर पे काम करती है और न्याय इस देश में स्थापित है। भारत की न्यायपालिका का बहुत सम्मान है। कांग्रेस पार्टी न्यायपालिका के हरदम खिलाफ बयानबाजी करती है, यही उसका नतीजा है। The content discusses a meeting involving Goa Congress leaders and General Secretary K.C. Venugopal, who arrived to address organizational matters and election preparations. Venugopal engaged in one-on-one discussions with PCC block presidents, district presidents and senior leaders to enhance organizational effectiveness and strategize for the upcoming elections. The meeting emphasized a democratic approach, ensuring all leaders' views are heard, contrasting with the dictatorial style of the BJP. No, our General Secretary organization, K.C. Venugopal ji, arrived last night, and today organizational matters, all the PCCs, block presidents, district presidents, senior leaders, he would have a one-to-one discussion, take
the organization जो गोवा में है will be definitely we are going to look into how to make things positive. We are already into election mode. ये भ्रष्ट जुमला पार्टी के विरुद्ध आज जो भी करना है, जो भी इश्यू लेना है और जो हमको केंद्र के लीडर सपोर्ट करेंगे, सो इट वाज एन ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग and a lot of our leaders are going to be given a patient hearing all their views. We are a democratic party. Congress is a democratic party and everyone is going to be heard. We are not a dictatorial party like the BJP. Our GSO will be there today night as well. Later we have a meeting with all the block presidents, district presidents, PCC members, after which he will address the press. And definitely issues pertaining to Goa's crime rate, murders, rapes, that is on the rise, failing law and order situation, sale of land, the way Goa is sold on a platter to outsiders, there is no carrying capacity done. All these issues were discussed, political issues as well. He's taking a review. There is a team already doing a survey, and we are confident that under his leadership, under our JSO, under our Rahul Gandhi ji, Kharge ji, Sonia Gandhi ji, Priyanka ji, and our President Girish Chodankar, we will make sure that this BJP is sent home in 27. That's all we have for now. Keep watching Onbir TV.